हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज का हमारा जो एडिटोरियल सेशन में आर्टिकल है, जिसमें हमारे तीन आर्टिकल जो द हिंदू हैं उनमें मेंस हैं, जो हमारे 14 जुलाई के 14 जुलाई के आर्टिकल हैं। उनमें हमारे तीन आर्टिकल मेंस जो मेन हैं उनमें से पहला सा आर्टिकल निकला, द राइट टू पाथ फॉर इंडिया न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए है, जो अभी टाइम है वो सबसे अच्छा है। इस आर्टिकल के द्वारा हम समझेंगे कि इंडिया कैसे न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकती है। फिर कह रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम, जो हमारे मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहाँ पे वहाँ पे यूरेनियम सप्लाई से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किए, उसके बारे में देखें। देखें लास्ट एक है हमारा, कैन बायोगैस ऐड इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। ये कह रहा है कि बायोगैस इंडिया की सिक्योरिटी में कुछ ऐड कर सकती है, इसको हम समझेंगे। तो एक एक करके सारे तीन आर्टिकल समझते हैं। तो पहला हमारा आर्टिकल यही है, कैन बायोगैस ऐड इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी में कैसे हेल्प कर सकती है। तो इसका अगर रेफरेंस यहाँ से देखूँ तो सीधा सा ये कह रहा है कि हमारा जो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, दैट इज़ 85% फ्रॉम द इम्पोर्टेड, 85% इम्पोर्टेड है, स्पेशली तो वेस्ट एशिया की बात कर रहा है, वेस्ट एशिया से। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जिस तरीके से वेस्ट एशिया में क्राइसिस चलता है, ईरान यूएसए का वार, इसराइल का वार, इसके अलावा गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में वार चलता है, उससे पहले भी वार चले हैं। तो इसमें राइटर यही कहना चाहता है कि इंडिया को एक दूसरा अल्टरनेटिव भी देखना चाहिए पहले। फिर कह रहा है सर्च फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ इंडिया को फोकस करना चाहिए, जिसमें कह रहा है कि बायोगैस एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि इंडिया में बायोगैस की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी, इंडिया में वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली काउ डंग्स हो गया, और फूड वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट से भी हम बना सकते हैं। तो राइटर वही इसमें कह रहा है। फिर कह रहा है इसका जो अगर हम बनाएंगे, क्या हम जो बनाएंगे बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस की इसमें बात, कंप्रेस्ड बायोगैस की बात भी की गई है। कंप्रेस्ड बायोगैस, उसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है, अगर हम कंप्रेस्ड बायोगैस पे अगर फोकस करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर के जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस बनती किससे है, जो स्पेशली बनती है एग्रीकल्चर वेस्ट से। एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, वेस्ट ऑफ फूड हो गया, वेस्ट ऑफ फूड हो गया। उसके अलावा हमारा जैसे और क्या हो गया हमारा, और हमारा हो गया काव डंग हो गया, गोबर जिससे बोलते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे वेस्टेज हैं, उनसे बनती है, सीवेज वेस्ट से भी बनती है। तो यहाँ मैंने कि एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा जो एग्रीकल्चर जैसे सबसे ज़्यादा पैडी हमारा हो गया, पैडी हो गया, और हमारा क्या हो गया, कॉर्न जिसे हम मेज़ मक्का बोलते हैं। ये जो फसलें हैं, ये फसलों पे सबसे ज़्यादा लोग फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या है कि वो कहते हैं ना, पैसों के पैसे मिलेंगे, गुठलियों के दाम भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि उनकी जो फसल है वो भी निकल आएगी, और उनका जो वेस्ट है फॉर द पर्पज ऑफ द बायोगैस यहाँ से बिच भी जाएगा। तो यहाँ से सीधा एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर एकदम शिफ्ट करेंगे हम मेज़ पे, पैडी पे, तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी हो सकता है। तो इसमें राइटर कहता है कि जो हमारी बायोगैस वाली प्लांट्स हैं, बायोगैस के अलावा अदर हैं, जैसे पल्सेस हैं, दालें हैं, और जो फूड क्रॉप है, उनकी भी कमी देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव चलाया रिगार्डिंग द बायोगैस। तो पहले कह रहा है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम भी चलाया कमेटी। उसके अलावा गोबर गैस, जिसे हम गोबर गैस वाला जो कॉन्सेप्ट चलाया है कि गोवर्धन योजना, वो हम देखेंगे। तो यहाँ से सीधी सी बात है। फिर लिख रहा है कि व्हाट इज बायोगैस, क्या होता है। तो ये लिख रहा है बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड CO2 एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर गैस प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रिएक्शन फॉर ऑर्गेनिक मैटर। कि जब हम मीथेन, हम ऑर्गेनिक मिक्सचर से मीथेन और CO2 का ऑर्गेनिक, एक मिनट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से हम जब एनॉर्बिक रिएक्शन के द्वारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर प्राप्त करते हैं, उसे हम बायोगैस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं।
तो पहले है कि ये इश्यू सबसे पहले आया क्यों, तो जो मैंने कहा कि 85% जो हमारी डिपेंडेंस है वेस्ट एशिया पे है। तो यहाँ से क्या है कि हमारी जो चेन है वो डिसरप्टेड हो जाती है ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन द वेस्ट एशिया। तो यहाँ से हमें किस पे डाइवर्ज हो जाना चाहिए, अदर एनर्जी प्रोडक्ट पे, एनर्जी। फिर कह रहा है कि द रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ डिपेंडेंस कंप्रेस्ड बायोगैस, कि हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करनी है अगर हमारी वेस्ट एशिया से, तो हमें कंप्रेस्ड बायोगैस पे आना पड़ेगा। तो अब ये समझते हैं कि बायोगैस होता क्या है, बायोगैस होता क्या है, देन कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है। सीधी सी बात है। तो हमने पढ़ा बायोगैस क्या है, कि बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का एक मिक्सचर है जो इनऑर्गेनिक वेस्ट से बनाई जाती है। इनऑर्गेनिक वेस्ट और विथ एनॉर्बिक रिएक्शन के साथ, जिसमें रिएक्शन होती है, बायोगैस बनाई जाती है। तो बायोगैस का के लिए हमें क्या जरूरी होता है, कैटल डंग, गाय का गोबर भी हो सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकते हैं, फूड वेस्ट भी हो सकते हैं, सीवेज वेस्ट भी हो सकते हैं। इनको जब हम एक जगह डंप कर देते हैं तो वहाँ से गैस निकलती है विद द हेल्प ऑफ एनॉर्बिक रिएक्शन, जिसे हम मीथेन बोलते हैं। वो एक गैस चैम्बर में हम कलेक्ट करते हैं, फिर उस गैस चैम्बर की गैस को सर्टेन टेम्परेचर पे हम कंप्रेस्ड कर देते हैं। तो उस कंप्रेस्ड को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। तो वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव ऑफ द सीएनजी। तो यहाँ से आर्टिकल से ये पता चलता है हमें कि हम सीएनजी की डिपेंडेंसी कैसे कम कर सकते हैं अगर हम अच्छे से फोकस करें तो कंप्रेस्ड बायोगैस पे। तो कंप्रेस्ड बायोगैस में भी अल्टरनेटिव ऑफ द सीएनजी, सीएनजी का एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। यहीं से एक चीज़ हमें समझ में आ रही है। फिर वही बायोगैस क्या होता है, एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिसमें मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है और कुछ अमाउंट में स्मॉल गैस होती है। मेजॉरिटी मीथेन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अदर गैस H2S वगैरह होती है, जिसमें हमारे पास डैब्रिज क्या होते हैं या वेस्टेज क्या होते हैं, जिसमें कैटल डंग भी वेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर भी वेस्ट हो सकता है, फूड वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट और सीवेज वेस्ट, शुगर कैन जिसमें हम फूड के कहते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, पोल्ट्री वेस्ट भी हो सकता है। तो इन सारे वेस्ट को हम एक जगह डंप कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद वहाँ से गैस निकलती है जिससे हम मीथेन बोलते हैं। मीथेन और कार्बन डाई को हम क्या कहते हैं, गैस चैम्बर में कलेक्ट कर लेते हैं और सर्टेन टेम्परेचर पर जब हम उसको प्रेशराइज्ड करते हैं तो कंप्रेस्ड बायोगैस में चेंज हो जाती है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द सीएनजी, जिसको हम एज ए सीएनजी यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये भी काम कर रही है कि कंप्रेस्ड बायोगैस को ब्लेंडेड करने वाली है सीएनजी के साथ, जो भी 1% से लेके 5% हो सकता है। जैसे हमने पेट्रोल इथेनॉल की ब्लेंडिंग देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हैं। ऐसे गवर्नमेंट क्या है कि 1% कंप्रेस्ड बायोगैस को ब्लेंड करने की सोच रही है विद द सीएनजी। फ्यूचर में ये 5% भी हो सकता है, जैसे कि E20 के केस में हमने देखा। तो ये हमारा सारा बायोगैस है। फिर कह रहा है व्हाट इज कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस पहले ही हम समझ चुके हैं कि हमारे पास रॉ बायोगैस थी। रॉ बायोगैस का मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट को हमने डंप किया, वहाँ से जो गैस निकली, फिर हमने क्या किया, एक गैस चैम्बर में प्यूरिफिकेशन, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन को लिया, फिर उसको हाई प्रेशर पे सर्टेन टेम्परेचर के बाद हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड किया। हाई प्रेशर पे वो चेंज हो गई हमारी कंप्रेस्ड बायोगैस। एक सर्टेन टेम्परेचर के साथ उसको कंप्रेस्ड किया हमने, हाई प्रेशर कंप्रेस किया, वो हो गई। वो कंप्रेशन ऑपरेशन ये पूरा प्रोसेस दिया है कैसे किया। अब कह रहा है रॉ बायोगैस प्यूरिफाइड बाई CO2 इम्प्योरिटीज, पहला ये हो गया। फिर कह रहा है कि कंप्रेस्ड बायोगैस बन जाएगा और कंप्रेस्ड बायोगैस एज अ बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द सीएनजी का एक अल्टरनेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पीटी में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्रेस्ड बायोगैस एंड सीएनजी, तो पहला यही है कि कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या होता है, मीथेन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कंटेंट सबसे ज़्यादा मीथेन का होता है। ऐसे ही सीएनजी में भी मीथेन का कंटेंट होता है। और कंप्रेस्ड बायोगैस क्लीन एंड रिन्यूएबल होती है एज कंपेयर टू सीएनजी। सीएनजी इतनी ज़्यादा क्लीन एंड रिन्यूएबल नहीं होती है और कार्बन इमिशन बहुत
कम होता है कंप्रेस्ड बायोगैस का, और इस सिमिलर कैलोरीफिक वैल्यू पे परफॉर्मेंस करती है, मतलब जैसे कि सीएनजी करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पीटी में स्टेटमेंट आए कि बायोगैस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव है और उससे अच्छा काम करती है, तो बिल्कुल है। और जैसे फॉसिल फ्यूल है, हाइयर कार्बन इमिशन करती है सीएनजी, और सिमिलर कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी किसके, कंप्रेस्ड बायोगैस के साथ। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि बायोगैस हमारी एक ऐसी गैस है जो बेटर काम करती है एज कम्पेयर टू सीएनजी, स्पेशली लो कार्बन एमिशन और क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखो व्हीकल में भी यूज़ कर सकते हैं, कार हो गया, बसेस हो गया, ऑटो रिक्शा में भी हो गया, किसको, कंप्रेस्ड बायोगैस को। और इंडस्ट्रीज में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है कि इंडिया के पास नीड क्यों है बायोगैस की, तो सबसे पहले एनर्जी हंग्री कंट्री है इंडिया। इंडिया में एलपीजी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चलते हैं, एनर्जी हंग्री कंट्री। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट के भी काम आएगी कि जो हमारे वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट होते हैं या फूड के वेस्ट होते हैं या मान लो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, जैसे स्पेशली पंजाब में पैडी के जो वेस्ट होते हैं उनको लोग जलाते हैं, तो उनसे कार्बन एमिशन होता है। तो यहाँ से कार्बन एमिशन भी होगा, इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिट होगा। और फार्मर की एक इनकम आएगी, फार्मर की इनकम इन द सेंस कि अगर उसकी पैडी या कॉर्न के जो भी मक्के के बचे हुए उसके डेब्रिश है, वेस्टेज है, उसको मार्केट में सेल कर देगा फॉर द बायोगैस। रूरल डेवलपमेंट भी होगा, सीधी सी बात है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनका डेवलपमेंट होगा। ये सारे वही है। तो वेस्ट टू वेल्थ यहाँ से हमारा एक निकलेगा कि हाउ टू क्रिएट वेस्ट टू वेल्थ। तो हमारे जो फूड के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के वेस्ट हैं या म्यूनसिपल वेस्ट है, उनको हम चेंज कर रहे हैं वेल्थ टू वेस्ट। तो वेस्ट टू वेल्थ, ये कीवर्ड याद रखो। बायोगैस का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ बायोगैस, व्हाइट कलर, बेनिफिट ऑफ बायोगैस। पहला बेनिफिट क्या है, बेस्ट टू वेल्थ। दूसरा क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट का है कि इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहेगा। हमने कहा कि बायोगैस की जो रिन्यूअल कैपेसिटी है या कहें हमारी क्लीन कैपेसिटी है एज कंपेयर टू सीएनजी बहुत अच्छी है। तो यहाँ से कि मीथेन और CO2 बहुत कम एमिशन करती है। दूसरा है कि हमारा जो किसान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग रूरल इंडिया का डेवलपमेंट होगा। ये सारे पॉइंट इसने हमने देखे कि ये कैसे कैसे इंडिया को बायोगैस की नीड क्यों है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, वेस्ट मैनेज के लिए, इन्वायरमेंट बेनिफिट के लिए, फार्मर इनकम के लिए, और हमारा रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये 4 से 5 पॉइंट है हमारे मेंस में सीधे सीधे काम आ जाएंगे, वाई इज इंडिया नीड है। और दूसरा ये है कि जियोपॉलिटिकल जो भी हमारी सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एनर्जी हैंडल कर सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस के टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। और हमारा क्या है ना, जो हमारी इसके अलावा फिस्कल डिफिसिट है उसको भी कम कर सकते हैं। फिस्कल डिफिसिट का मतलब कि हम जो डॉलर में ऑयल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, वो भी कम खरीदेंगे, फिस्कल डिफिसिट कम हो जाएगा। और हमारी जो डिपेंडेंसी ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ से सीधे हमें बेनिफिट 5 से 7 और 2-3 बेनिफिट ये देखने को मिल रहे हैं बायोगैस के। इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है, इंडिया कि बायोगैस के सबसे पहले देखो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास प्रॉपर, ये सारी चीज़ें। तो पहला है कि लिमिटेड प्रोग्रेस इन द ग्राउंड, लिमिटेड प्रोग्रेस है ऑन द ग्राउंड पे, कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम तो दिखती हैं कि जैसे गोवर्धन योजना आई है, बहुत सारी गवर्नमेंट की आती हैं, लेकिन वो एट द ग्रास रूट लेवल पे नहीं दिखती हैं। पहला तो चैलेंजेस यही है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सच एज कलेक्शन सिस्टम, कहाँ पे कलेक्ट, स्टोरेज फैसिलिटी, गैस गैस को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, और जो हम डेब्रिस खरीदेंगे या वेस्ट खरीदेंगे उनको कलेक्ट कैसे करेंगे, और स्टोरेज फैसिलिटी, अगर स्टोरेज नहीं करेंगे तो वहाँ से एक
बदबू निकलेगी या दूसरे को मीथेन निकलेगी, वो हेल्थ के लिए भी हानिकारक हो जाएगी। तो ये सारी है कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और पुअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इस सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल जीरो के बराबर है, लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। और डिफ़िकल्टी टू एसेस द क्रेडिट, हमारे पास फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी अगर इसमें काम करना चाहे तो इन्वेस्टर इतनी आसानी से उसे क्रेडिट नहीं मिलता है। हाई अप फ्रंट ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये भी नीड ऑफ फाइनेंशियल अदर इंसेंटिव, ये सारे हमारे पास इसके सीधे सीधे चैलेंज है कि इंडिया में बायोगैस इसीलिए ज़्यादा सक्सेस में नहीं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट, ये सारे चैलेंजेस हैं एज पर द आर्टिकल। अब कहता है कि बायोगैस का इम्पैक्ट ऑन क्रॉप डाइवर्सिटी पे, सीधा सा क्रॉप डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि पहला तो इम्पैक्ट क्या है, कि पहला तो इम्पैक्ट यही है कि जो बायोगैस रिलेटेड क्रॉप्स होंगी उनका तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और अदर क्रॉप्स है जैसे पल्सेस होगी और सारी क्रॉप्स होगी उनका प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल सकती है कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही है कि नेशनल मक्का का प्रोडक्शन हमें देखने को मिला कि हमारा मक्का का प्रोडक्शन 5 ईयर 2025 में कितना 2.56 टन से लेके 3.78 टन पर हेक्टेयर हो गया। तो यहाँ से मक्का का प्रोडक्शन को देखने को मिला, और अदर क्रॉप्स जैसे हमारे पास पल्सेस वगैरह थी, और पल्सेस हैं, एडिबल ऑयल क्रॉप्स हैं जैसे मस्टर्ड वगैरह हो गया, उनका हमें प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ से सीधा सा है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर एकदम से इस पर फोकस करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, कैसे, जैसे इनकम ये बोनस देती है किसानों को कि आप बायोगैस प्लांट वगैरह, बायोगैस से रिलेटेड अगर प्लांट लगाना है तो उस पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव देती है। और टेक्नोलॉजी में भी गवर्नमेंट क्या है, बिहाइंड द ट्रेंड टेक्नोलॉजी वगैरह में भी उनको हेल्प करती है। हमने डेनमार्क का मॉडल, जिस पे काम, डेनमार्क का मॉडल भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेनमार्क का जो मॉडल है उस पर काम करें। जैसे डेनमार्क वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बायोगैस पे काम करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती है। अब आता है कि रेजिंग मेज कल्टीवेशन कॉज फूड कंसर्न, सबसे जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम मक्का पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, गवर्नमेंट अगर मक्का पे सबसे ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है उगाने के लिए, या एमएसपी भी बढ़ा दे रही है, तो फूड पे भी हमारा एक कंसर्न देखने को मिलता है। तो सीधा कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये क्या है कि अगर हम इस पर शिफ्ट करेंगे तो हमारा फूड इनसिक्योरिटी भी हो सकती है फ्यूचर में। तो शिफ्ट इन लैंड यूज एंड आउटडेटेड क्रॉप पे शिफ्ट होना है। तो गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी। वन पहला क्या है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसने क्या है कि मैंडेटरी ब्लेंडिंग कर दी है, कितना 1% ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस विद द सीएनजी के साथ 1% कंप्रेस्ड बायोगैस है। तो जिससे क्या है कि हमारी जो सीएनजी पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी। और गवर्नमेंट ने क्या किया, टू मीट दिस गवर्नमेंट रैंपिंग द एस्टेब्लिश द बायोगैस सीएनजी प्लांट। और गवर्नमेंट क्या है कि पूरे कंट्रीज में बायोगैस के सीएनजी प्लांट बनाने का काम कर रही है। इससे देखा कि गवर्नमेंट ने, अगर रियलिटी देखी जाए तो गवर्नमेंट ने ये कहा था 2014 में कि हम करीब करीब पूरे ऑल ओवर में इंडिया में हम करीब करीब 1500 के आसपास बायोगैस प्लांट बनाएंगे। लेकिन 25 में देखा गया वो बायोगैस प्लांट करीब 50 के आसपास ही बन पाए। तो यहाँ पे लैक ऑफ गवर्नमेंट की भी एम्बिशन है, गवर्नमेंट का भी दिखाई देता है। मैंडेटरी ब्लेंडिंग जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट इट वुड स्टार्ट 1% राइजिंग 5%, 1% से हम शुरू करेंगे ब्लेंडिंग विद द सीएनजी, और जिसको हम लेके आएंगे 5% 5 ईयर 2029 तक। लर्निंग फ्रॉम द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे कि कैसे पेट्रोल को इथेनॉल से ब्लेंडिंग किया जाता है, जिसको हम डिपेंडेंसी ऑन द पेट्रोल और अदर रॉ ऑयल पे कम कर सके, क्रूड ऑयल पे कम कर सके। ऐसे ही हम इससे सीखेंगे, किससे, बायोगैस से। बायोगैस हमारी 1% कैसे 2029 तक उसको 5% करना है। तो ये हमारा सारा बायोगैस के बारे में आज का हमारा जो
प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये बन सकता है। इसे आप देखें, कह रहा है कि कैन कंप्रेस्ड बायोगैस इमर्ज एज ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन ऑफ इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फूड सिक्योरिटी, कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्या हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस बेटर हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि फूड सिक्योरिटी के कंप्रोमाइज ना हो, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 जो हमने आर्टिकल पढ़ा, तो जिसमें क्या है, हमें एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बताना है, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, सारे डायमेंशन क्लियर करके चलने हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो कहता है राइट टू पाथ ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट। सीधा सा ये कह रहा है कि इंडिया का जो पावर डेवलप न्यूक्लियर का है, जैसे हमारा हमने यूएसए के साथ 2008 में साइन किया था यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर डील, हमने यूरेनियम लेने की बात की थी, जिसमें ये था कि हम कि होम ग्रोन न्यूक्लियर एडवांटेज इंडिया के पास क्या है, वो कह रहा है कि इंडिया 1700 पर किलोवाट के हिसाब से बना सकती है, साउथ कोरिया बना रही है 2200 के हिसाब से, और यूएस बना रही है 15,000 पर किलोवाट के हिसाब से। तो यहाँ से कह रहा है कॉस्ट कटिंग इंडिया की बहुत अच्छी है, कि इंडिया के पास इतनी क्षमता है कि कॉस्ट इंडिया की जो पावर प्लांट बनाने की वो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत लो है। तो ये इंडिया के लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा वो कह रहा है कि इसको हम सेल्फ रिलायंट कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि इंडिया की ये कि हम 2047 तक हमें हमारा 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाना है। तो इसको भी है कि विद द हेल्प ऑफ द यूरेनियम कैसे एमिशन नीड टू क्वेश्चन, कैसे हम इस एमिशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो हम इसको एक एक करके सारे आर्टिकल को देखते हैं। तो यही है कि राइट ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट क्या है। तो इंडिया स्ट्रेटजी न्यूक्लियर कैपेसिटी, ये पहला है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है 100 गीगावाट वाई 2047 तक बनाना है। तो सीधी सी बात है कि इंडिया इज फोकस्ड टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी और सेल्फ रिलायंस पे काम करेगी इंडिया। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, सेफ्टी एंड कॉशन, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जो हमें 100 गीगावाट बनाएंगे उस पर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा, और हमारी जो भी टेक्नो होगी, जो हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी होगी, इसके द्वारा हम 100 गीगावाट टिल 2049 बनाएंगे 2047 तक। आर्टिकल का यही है कि हम कैसे काम करेंगे। तो बैकग्राउंड यही है कि हमने जो आफ्टर द इंडिया 1974 न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने जो किया 1974 में, तो हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शन लग गए। कैसे सैंक्शन लग गए कि इंडिया किसी से यूरेनियम इंपोर्ट नहीं कर सकता, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये कि इंडिया एक बैक फ्रंट पे देखने को मिला रिगार्डिंग द सैंक्शन। फिर इंडिया ने साइन किया न्यूक्लियर डील विद द 2008, किसके साथ, यूएसए के साथ, जहाँ से हमारा अच्छा यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल साथ कॉपरेशन कर रहे थे, जिनसे हमारी जितनी भी एजेंसियाँ है रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। फिर हमारा क्या है कि हमारी इंडिया की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन यहीं से कुछ दिन बाद यूएसए ने भी हम पर बैन लगा दिया। तो राइटर कह रहा है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए अपने होम ग्राउंड पे, क्योंकि कोई भी कंट्री धीरे धीरे बैन लगा देता है सर्टेन लिमिट के बाद। फिर कह रहा है इंडियन न्यूक्लियर जर्नी, इंडिया की जो न्यूक्लियर जर्नी है खुद की, वो कैसी है कि सैंक्शन जो हम पे लगते हैं, इंडिया को जो कंपेल करते हैं, वो इंडिया की ऑन कैपेबिलिटीज़ है उसको डीमोरलाइज करते हैं। इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको डीमोरलाइज करते हैं, कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द कैपेसिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। तो इंडिया सक्सेसफुल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, खुद का मैन्युफैक्चर बना सकती है, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पे काम कर सकती है, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन एटॉमिक एनर्जी सेक्टर एंड इंडियन इंडस्ट्रीज। जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके कोलैबोरेशन से और इंडियन इंडस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशन से हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम कर सकते हैं, हैवी इंजन, फ्यूल हैंडलिंग और सेफ्टी सिस्टम, इस सारे पे। ये हमारी इंडिजिनियस न्यूक्लियर जर्नी है इंडिया की, इस पे इंडिया को काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में इंडिया ने काम किया है धीरे धीरे।
अब कह रहा है राइटर कि इंडिया की जो मेजर अचीवमेंट हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एनर्जी, तो इंडिया की इंक्रीज द रिएक्टर कैपेसिटी बढ़ी है। अर्लियर हमारी 200 मेगावाट रिएक्टर थी, जो अभी फ्यूचर 500 मेगावाट पे हम काम कर रहे हैं। फ्यूचर में इंडिया का है 700 मेगावाट ले जाने का, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। गवर्नमेंट का टारगेट हमने कहा 2047 तक, हमें जो बार बार कह रहा हूँ, हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ उस पर है, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टिसिपेशन करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ प्राइवेट कॉपरेट करेंगे। देन न्यू इनेबल लेजिस्लेशन, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज होंगी। ये आर्टिकल में सारी चीज़ें मेंशन है कि इंडिया की जो अचीवमेंट है, जो हमने शुरुआत की थी 200 मेगावाट रिएक्टर से, आज अब पहुँचे 500 मेगावाट पे, फ्यूचर में हमें 700 तक ले जाना है। और इंडिया की जो 2047 की जर्नी है विकसित भारत वाली, जिसमें इंडिया को 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना है विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन और न्यू इनेबल लेजिस्लेशन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली काम करके। फिर भाई न्यूक्लियर पावर इज इम्पोर्टेंट। न्यूक्लियर पावर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियर पावर की इम्पोर्टेंस क्या है? तो अगर देखूं एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंस है इसकी, एनर्जी हंग्री कंट्री इंडिया एनर्जी के लिए है। एनर्जी के अलावा हमारी जो सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, वो भी कम होगी। वही सारे मेंशन है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारी है कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है, स्पेशली कॉयल पे, क्रूड ऑयल पे, इन पे डिपेंडेंसी कम होगी। और क्लाइमेट कमिटमेंट है इंडिया का कि इंडिया को नेट जीरो टारगेट 2070 तक पाना है, वो भी हमारा, उसको भी अचीव कर पाएंगे। लो कार्बन इमिशन हमारी इकोनॉमी बनेगी। हम फोकस करेंगे किस पे? सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस करेंगे। फिर हमारा है कि वेस्ट लोड पावर है हमारी, वो जैसे सोलर विंड, उसको भी हम क्या है कि हम धीरे धीरे कम करेंगे सोलर विंड पे। और एआई डाटा सेंटर पे भी, रिलायबल पावर सोर्स फॉर रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी हमारी नीड है, इसीलिए इंडिया को इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंडिया को काम करना चाहिए। देन सेफ्टी चैलेंजेस क्या है इसके? इन सेफ्टी है एक रैपिड एक्सपेंशन, इंक्रीज ऑपरेशनल रिस्क। रैपिड एक्सपेंशन होगा, रैपिड का मतलब एकदम से, तो ऑपरेशनल रिस्क की प्रॉब्लम आ सकती है। पब्लिक ट्रस्ट वगैरह, एनी एक्सीडेंट वगैरह, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो अपोजिशन इसका बहुत ज़्यादा विरोध करेगी, जिसका इन्हें क्रोनोवाल ग्लोबल रेस्पॉन्स इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसा क्रोनोवियल ग्लोबल रेस्पॉन्स में हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो वहाँ से क्या है, पब्लिक ट्रस्ट भी होना चाहिए कि हमारी न्यूक्लियर, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी पे हम काम करें, वो उसका भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, हम सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से राइटर ये कहना चाहता है कि इंडिया को धीरे धीरे काम करना चाहिए, जिसको चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए। वे फॉरवर्ड में अगर इसमें देखें, प्रमोट इंडिजीनियस रिएक्टर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। हमारे पास न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशन है, उन पे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशन है, सर्टेन एक्ट है, उन पे काम करना चाहिए। एक्सपेंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक्सपेंड करना चाहिए। हमारे पास जो इंडिजीनियस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड, उस इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का मतलब प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल पे काम करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा इन्वेस्टमेंट इन द न्यूक्लियर एनर्जी भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। गवर्नमेंट की जो भी फंडिंग है, गवर्नमेंट की फंडिंग कम से कम इस सेक्टर में लगेगी, और जिससे पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा। कॉमर्शियली प्रूवन हमें काम करना चाहिए। डेवलप इनरिचमेंट फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी को भी इनरिच तरीके से डेवलप करना चाहिए। पब्लिक कॉन्फिडेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी ऑडिट, पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, सेफ्टी से रिलेटेड हमें सारे मेजर देखने, और धीरे धीरे हमें किसकी तरफ, मेंटेनिंग हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड की तरफ मूव करना है। राइटर यहाँ से ये कहना चाहता है कि इंडिया के पास, सीधी सी बात है, अगर मैं इसको समराइज करूं, पूरे को समराइज करूं,
तो यहाँ से राइटर क्या कह रहा है, राइटर सीधा सा ये कह रहा है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है, न्यूक्लियर प्लांट की कॉस्ट वो बहुत कम है पहली, एज कंपेयर टू इंडिया की। किससे कम है इंडिया की? हमारे साउथ कोरिया, जापान और अदर कंट्रीज से हमारी बहुत कम है, इनकी बहुत हाई है, जिसमें उन्होंने कहा $1700 के आसपास इसने बताया, $1700 गीगावाट, और इनकी बताइए 2200 के आसपास, और इनकी बताइए 1500 हज़ार, ऐसा कुछ, यूएसए की 15,000, ऐसा कुछ आर्टिकल में बताया हुआ है। तो यहाँ से सीधा ये कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमारी बहुत कम है, तो इसलिए। दूसरा ये कह रहा है कि इंडिया की डिपेंडेंसी एनर्जी, अगर हम इस पे कराएंगे एनर्जी सेक्टर पे, कम होगी, स्पेशली किस पे? वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे हमारी, जो एशियन कंट्रीज़ हैं स्पेशली, उन पे हमारी एनर्जी से रिलेटेड भी कम होगी, तो हम यहाँ से एक रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। फिर राइटर कह रहा है कि हमारे पास कुछ इंडिया के लिए नीड क्यों है इसका, जो हमने समझा कि एनर्जी हंग्री कंट्रीज़ है, एनर्जी डिपेंडेंस कंट्री है, और फिर कह रहा है कि इसके चैलेंजेस क्या हैं जो हमने पढ़े, फिर हमने वे फॉरवर्ड देखा। तो ये पूरा एसेंस आर्टिकल का है। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल है, ऑल्दो हम इस आर्टिकल को कहीं ना कहीं मोटा मोटी कर चुके हैं जब हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट कर रहे थे। तो इस आर्टिकल में सीधी कह रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो यूरेनियम सप्लाई से रिलेटेड एग्रीमेंट है, उसके कुछ डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया ने। तो वही कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ये साइन किया। ऑलरेडी हम इसके 2015 में हमने साइन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया, दूसरे शब्दों में बेन होगी, तो ये हमारा यहाँ से कहीं ना कहीं रुका हुआ था। तो कह रहा है व्हाट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो हमारा पुराना था उसके अलावा हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट किया हुआ, जो हमने रीऑपरेशनलाइज किया है 2014-15 वाला न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम से रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि जो हमारा शांति एक्ट है, इंडिया एंटिटीज यूरेनियम एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एट न्यू चैप्टर इंडिया एनर्जी जर्नी विच वाज रिसेंटली बूस्टेड बाय शांति एक्ट। जो शांति एक्ट है, शांति एक्ट ने इंडिया की कहा है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी है, हम उसको एक बढ़ावा मिलेंगे, उसको भी बूस्ट मिलेगा। तो इसकी जो टाइमिंग है एग्रीमेंट की, वो भी एक बेटर है गवर्नमेंट के लिए। तो कह रहा है वाई दिस इज सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट के, इसमें सारा ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा है व्हाट इज नेगोशिएशन मेड, जो हमारा 2026 में नेगोशिएशन हुआ है, उस नेगोशिएशन से क्या है, और दैट वो डिफरेंस क्या है जो हमारा न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट 2005 में हुआ था, उससे डिफरेंसेस क्यों। ये सारा आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं, वही आर्टिकल है। इसमें कह रहा है कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का फाइनलाइज्ड हुआ है, जो रीऑपरेशनलाइज हुआ है, नॉट ऑपरेशनल, रीऑपरेशनलाइज हुआ है हमारा एग्रीमेंट 2015 वाला 2026 में, आफ्टर द मीटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया एंथोनी एल्बनीज। तो वही है कि ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम इंडिया फॉर एक्चुअली पीसफुल सिविलियन पर्पस के लिए इंडिया लेगा, और इसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी विद इन द सेफगार्ड में इसे रखा जाएगा। तो पहला तो यहाँ से सीधा ये हमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्रीमेंट का मिल जाता है। एटॉमिक ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से सीधा हमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक मिल जाता है। फिर है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो हमारा 2015 में, उसके हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट में क्या हुआ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था 2015 वाला, उसको न्यूक्लियर एग्रीमेंट कॉपरेशन फुल्ली ऑपरेशनल, उसको हम पूरी तरह से फुल्ली ऑपरेशन रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम कैन नाउ बी सप्लाइड इजिबल इंडियन एंटिटी फॉर सिविल न्यूक्लियर पर्पस। और ऑस्ट्रेलिया की जो भी यूरेनियम है, सिविल और न्यूक्लियर पर्पस के जितनी भी जनरेशन है, उसके लिए, पावर जनरेशन के लिए हम इंपोर्ट करेंगे। ऑल एक्सपोर्ट विल रिमेन अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसकी निगरानी कौन करेगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जितना भी होगा वो सारी निगरानी और इसके ही सेफगार्ड में ये सारी मॉनिटरिंग होगी।
द एग्रीमेंट स्ट्रेंथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉपरेशन एनर्जी क्रिटिकल मिनरल्स एंड द एनर्जी सेक्टर। ये हमारा जो एग्रीमेंट है इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड या क्रिटिकल एनर्जी से रिलेटेड, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हुए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। तो सीधी सी बात है कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से जो यूरेनियम आएगा, जो हमारा रीऑपरेशनलाइज हुआ है 2015 वाला सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट, वो फुल्ली ऑपरेशनल हुआ है। वो किसकी निगरानी में हुआ है? सीधा सा निगरानी में हुआ है किसकी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके बारे में आपको पता करना है, इसका हेडक्वार्टर का है, इसका काम का है। और दूसरा ये कह रहा है, ये किस पर्पज से लेगा? वो कह रहा है कि हमारा ये पीस पर्पज से होगा। किसके? सेफगार्ड और द मॉनिटरिंग ऑफ द हमारा सीधी सी बात है कि पीस और न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के पर्पज से होगा, और क्लीन एनर्जी के पर्पज से, क्रिटिकल मिनरल से और एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पज से ये एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम इसका यूरेनियम के यूज़ करेंगे किसके लिए? स्पेशली पीस न्यूक्लियर के पर्पज से। सीधी सी बात है कि हम इसका सिविलियन पर्पज से यूज़ करेंगे, न कि हम किसी न्यूक्लियर क्या नाम बम वगैरह के बनाने के लिए काम करेंगे। तो सिविलियन पर्पस के लिए दिया गया, जिससे हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर कह रहा व्हाट इज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है क्या है? तो लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कैसे देता है? ऑस्ट्रेलिया से हम क्या एक्सपोर्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया हमको यूरेनियम, यूज़ ऑफ यूरेनियम ओनली फॉर पीसफुल सिविलियन न्यूक्लियर पर्पस। यूरेनियम का जो हम यूज़ करेंगे पीसफुल सिविलियन पर्पस। पीसफुल सिविलियन पर्पस का है कि हम इसका कोई भी बम वगैरह, एटॉमिक बम वगैरह बनाने के काम में नहीं कर सकते। हम इसका सिविलियन पर्पस, एनर्जी बनाने के काम में कर सकते हैं, सिविलियन यूजेस। और स्पेशली पीस से रिलेटेड, जो पीस से रिलेटेड पीसफुल पर्पस से, इसका पीसफुल पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्लायंस है विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका सेफगार्ड है। या सीधे से कहें, ये हमारा जो एग्रीमेंट है विद इन द एम्बिट ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इसकी सारी मॉनिटरिंग ऑडिटिंग करेगी। लॉन्ग टर्म कॉमर्शियल है, इसका कॉन्टैक्ट है बिटवीन द हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इंडिया एज ए बायर ऑफ द यूरेनियम है। स्ट्रेंथनिंग इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल सिक्योरिटी को ये मजबूत करेगा। फिर बैकग्राउंड वही जो हम वो दे चुके, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक हो गया। ये सिग्निफिकेंट क्यों है हमारे लिए? सिग्निफिकेंट ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट। सिग्निफिकेंट क्या है? पहला, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करेगा। जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, उसको स्ट्रेंथन करेगा। स्पेशली फॉर द पीसफुल पर्पजेस के लिए यूरेनियम सप्लाई होगी हमारे पास। सपोर्ट इंडियन न्यूक्लियर पावर को, प्रोग्राम इंडिया में जो शांति बिल के अंदर जो भी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चल रहे हैं उनको वो करेगा। इंडिया की जो 100 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट है 2047 तक, उसको भी फुलफिल करेगा 2047 तक। और इंडिया का एक रिलायबल इंपोर्टर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डाइवर्सिफाई फ्यूल सोर्स करेगा इंडिया। अगर नीड इसलिए है कि हमारे जो एनर्जी है, एनर्जी को डाइवर्सिफाई या अदर सोर्सेस पे भी होगा। जैसे हम इंडिया करेंटली इंपोर्ट यूरेनियम कजाकिस्तान से लेते हैं, कनाडा से लेते हैं, उज्बेकिस्तान। तो हमारा क्या है कि हमारे जो फ्यूल के सोर्सेस हैं उनको डाइवर्सिफाई करेगा कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, वी आर टेकिंग और इम्पोर्टिंग यूरेनियम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा एंड अदर कंट्रीज। और ऑस्ट्रेलिया एक रिलायबल लॉन्ग टर्म सप्लायर या पार्टनर भी हमारा इसमें बना रहेगा। चैलेंजेस इसके एग्रीमेंट की क्या है कि डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड यूरेनियम फॉर पार्ट टाइम फ्यूल साइकिल। हम डिपेंडेंस हो जाएंगे यूरेनियम के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया से करो चाहे किसी से करो। हाई कैपिटल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगी। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, इसका जो रेडियो एक्टिव निकलेगा वेस्ट, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। न्यूक्लियर सेफ्टी एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस। न्यूक्लियर सेफ्टी, अगर जैसे हम बोला कि बहुत सारे वर्ल्ड में हमने देखा है न्यूक्लियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को
मिले हैं, तो पब्लिक का ट्रस्ट भी इस पे उतना ज़्यादा नहीं है। और ये कि नीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इन्रिचमेंट फ्यूल फैब्रिकेशन रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इसको भी बढ़ावा कैसे मिलेगा, ये सारे इसके चैलेंज हैं। वे फॉरवर्ड में ये सारे पॉइंट हैं, हम लिख सकते हैं कि इंडिजीनियस न्यूक्लियर फ्यूल कैपेसिटी को हमें बढ़ाना चाहिए। इंडिया की जो यूरेनियम डोमेस्टिक मार्केट है उसका एक्सप्लोरेशन माइनिंग करना चाहिए। डाइवर्सिफाई यूरेनियम इंपोर्ट पार्टनर टू अवॉइड सप्लाई रिस्क, हमें सप्लाई रिस्क रोकने के लिए हमें डाइवर्सिफाई करनी चाहिए अदर कंट्रीज़ के साथ, जैसा ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, हमें और थर्ड कंट्री की भी तरफ भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ये है कि हमारा सीधा कंस्ट्रक्शन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें हमें बढ़ाना चाहिए न्यूक्लियर स्टैंडर्ड के साथ। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ कॉपरेशन को डीपनिंग करना चाहिए क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल रिसर्च एंड एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। ये सारे हमारे वे फॉरवर्ड अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल था उसके अपार्ट। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल सेशन में। धन्यवाद।